नलायक वाली बात छोड़ के कुछ भी करना। जरा बताओ फर्क डिबेंचर्स और शेयर्स में। मैंने बहुत बार बताया डिबेंचर्स और शेयर्स में नॉर्मली डिफरेंस। कहीं कहीं जगह पे जब ये बात इस्तेमाल हो रही है तो मैं डिबेंचर के बारे में कुछ बताता था, फिर मैं कहता था पूरी डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे, हमेशा बोला है। बताओ जरा कॉमन बात क्या है बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स? कुछ कॉमन है तो बताओ। पब्लिक को इशू होते हैं, कंपनी दोनों ही चीजें जनता के बीच में क्या करती है? इशू करती है। ये तो कॉमन बात है। एक और भी कॉमन बात बताओ, इशू क्यों करती है? पैसों के लिए। दो बातें हो गई, ये बात क्लियर है सर? इसका मतलब चाहे हो डिबेंचर चाहे हो शेयर्स, कंपनी के लिए दोनों के दोनों सोर्सेज हैं टू अरेंज व्हाट, कैसा? फंड्स। ये बात तो क्लियर है? ये तो दोनों को मैं लिख दूं समझने के लिए। डिबेंचर्स के साथ में क्या सर? दोनों का पर्पस, एंड पर्पस तो एक ही है कि कंपनी को क्या अरेंज करके दिया जाए, क्या अरेंज करके दिया जाए। ठीक है जी, कंपनी हमेशा किस नीड में होती है? उसे फंड्स मिल जाए। जब कोई शेयर होल्डर, ये देखो शेयर होल्डर, अगर इस बंदे ने कंपनी के, रिलायंस के मान लो क्या खरीदी है, मैं कहता हूँ इस बंदे ने कंपनी की क्या खरीदी है, तो ये बंदा क्या बन गया था बताओ? ये तो बड़ी बेसिक बात है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये बन गया हमारा शेयर होल्डर। लेकिन अगर शेयर होल्डर बनते ही इसको फ्यूचर पे उम्मीद है, इसे पता है कि मैंने कंपनी में पैसा क्या करा है, मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है। किस उम्मीद पे? कि कंपनी कल को पैसा कमाएगी और मुझे भी कमा के देगी। तो भाई साहब की इनकम का नाम क्या है? अगर ये भूल के ना ऐसे मत करा करो भाई, कितनी बारी भूलना है, कितनी बारी भूलोगे भाई? डिविडेंड, शेयर होल्डर की कमाई का नाम क्या है? डिविडेंड। चलो ठीक है, शेयर्स खरीदते ही शेयर होल्डर को किस चीज की उम्मीद है? डिविडेंड की। अब दोबारा जरा ध्यान से देखना, शेयर होल्डर को कहा जाता है कि वो कंपनी का क्या है? रियल ओनर। इसलिए क्योंकि सर वो डायरेक्टली कंपनी मानती है कि वो किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? कंपनी की कैपिटल फंड के अंदर वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। अब ये 11th क्लास में भी था, जब कभी भी जनरल बात ये करी जाए कि अगर मुझे कल को बिजनेस खोलना है, कभी को खोलना है, किसी को भी खोलना है, तो उसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कहती है कि हम लोग क्या है, रवि को बोला अरे सर अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, इसका मतलब मैं उस इंस्टीट्यूट को क्या हूं? अब मैं रियल ओनर हूं तो गारंटी है भाई मैंने कंट्रीब्यूट करी होगी क्या, तभी तो मैं क्या हूं। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। उसी हिसाब से शेयर होल्डर भी डायरेक्ट इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी हम उसे कहते हैं भाई साहब क्या है। ये बात ठीक है। इसीलिए शेयर होल्डर को कहा जाता है कि वो कंपनी का क्या है? रियल ओनर, क्योंकि वो किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? कंपनी उसे मालिक बना रही है। पता है कहां से पता चलती है? ये बात यहां से पता चलती है कि कंपनी उसका पैसा किसमें इंक्लूड कर लेती है, तभी सर एंट्री में शेयर कैपिटल वर्ड इस्तेमाल होता था। आंसर इज यस। इस बात से समझ में आता है कि कंपनी कह रही है, बोल के कह रही है कि चंदन बॉस मैं तेरे को अपना कर्जदार नहीं मान रहा, मैं तेरे को कंपनी का क्या मान रहा हूं। अगर तू अकेला होगा तो धंधे में पैसा डालता। चंदन कह रहा हां सर डालता। मैंने बोला ऐसा कर, अपना अलग से धंधे में पैसा मत डाल, मेरे चले चले धंधे में पैसा डालते, ज्यादा कमाएंगे दोनों भाई। तूने बोला सर समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। तो कैपिटल लगाते के साथ हम मालिक बन जाते हैं। तो ये बात तो क्या होती है? शेयर होल्डर की बात है। जब हमने क्या खरीदे हैं सर, ये तो पुराना टॉपिक है, जरा डिवेंचर पे आते हैं। इससे रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। ये लॉजिक क्लियर है? अब सेम उसी बंदे को भाई मैं यहाँ पर ले आया, अब वो कह रहे यार रिलायंस के जब हमने शेयर्स खरीदे तो बड़ा मुनाफा कमाया और हम रिलायंस के क्या बन गए थे? उतने रुपए से क्या बन गए थे? मालिक। अब वो कह रहा है रिलायंस ने ऑफर करा किस चीज के बारे में? मान लो रिलायंस के लिए वी आर इशूइंग बोर्ड। उसने पूछा पहली बात बिल्कुल भाई कि भाई साहब मिस्टर एक्स हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई शेयर्स के बारे में तो मैं अच्छे से समझ गया हूं, शेयर होल्डर ही क्या है, मिस्टर एक्स क्या है कि अब मुझे शेयर्स के बारे में काफी जानकारी हो गई है। तो जैसे कंपनी ने इशू कर किया तो उसने पूछा चंदन से कि यार ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? शेयर के बारे में मैं जानता हूं, मैंने बहुत खरीदे हुए हैं, मेरे को बहुत मुनाफा भी होता है। कि डिबेंचर क्या है? कंपनी डिबेंचर क्यों इशू कर रही है? तो आंसर बताओ क्या है? कंपनी को डिबेंचर इशू कर रही है, डिबेंचर इसीलिए इशू कर रही है क्योंकि कंपनी को अभी किस चीज की जरूरत है। तो फिर मिस्टर एक्स आ गया साहब, मिस्टर एक्स ने क्या बोला? अरे यार यहाँ पर कंपनी इशू करती थी क्या, तो हमें समझ में आती है, हम उसकी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते थे, हम बन जाते थे मालिक, इसलिए कंपनी में रिटर्न में क्या देती थी। तो मैंने बोला फिर फर्क क्या है, नाम क्यों बदल दिया इस चीज का? कंपनी यहाँ पर भी तो काम कर रही है
और हम जहां पर, हमें अच्छे से पता है, हम जहां पर पैसा लगाते हैं हम कल को उसी से उम्मीद भी करते हैं। हमारी उम्मीद का नाम नॉर्मली क्या होता था, और हम कंपनी के क्या बनते थे, मालिक बनते थे। तो यहाँ फिर फर्क क्या है, उस मिस्टर एक्स का सवाल आया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ भाई। उसे अपने सब कुछ सेम लग रहा है, लेकिन जैसे उसने मुझसे पूछा कि डिबेंचर क्या है, तो मैंने बोला भाई डिबेंचर के नाम से तू कंपनी में पैसा क्या करेगा, डिबेंचर के नाम से जैसे तू कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो उसने बीच में मेरे को रोक के बोला, रोहित सर मैं तो कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। मैंने बोला भाई यही फर्क है, मैंने बोला यही फर्क है, जब तू शेयर के नाम से पैसा डालता था तो कंपनी का क्या बनता था, जहां जरा रुक जा, जहां तू मालिक नहीं है, तू क्या है मैं बताता हूं। मैंने बोला तूने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी ने तेरे को अपना कैपिटल का हिस्सेदार नहीं बना रही वो अपनी, अच्छा यहाँ पर वो अपने कैपिटल का हिस्सेदार बनाती है, अपनी पूंजी में कहती है कि बॉस नमित तेरे इतना, चंदन बॉस तेरे इतना, देवकी इतना और श्वेता इतना, तो मालिक बनाती है। यहाँ पर कंपनी कह रही है मिस्टर एक्स मैं तेरे को इस कंपनी का मालिक नहीं बना रही हूँ, मैं तेरे से लोन, मैं तुझसे लोन, चंदन यार 100 रुपए दे दे, 100 रुपए रख के मैंने धंधे में लगा दिए कैपिटल में, तब तो तू क्या कहलाता है, और मैं कमाऊंगा तो तेरे को मैं साथ निकाल दूंगा। मैंने चंदन को बोला चंदन 100 रुपए दे दे, सर मालिक बना दो, मालिक नहीं भाई 100 रुपए दे दे, 5 साल बाद मुझसे 100 रुपए ले लियो और बीच में उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मुझसे। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक, वो कंपनी उसे अपना क्रेडिटर ट्रीट, क्रेडिटर मतलब हमने किसी से पैसा लिया है और कंपनी कहती है हमें उसे पैसा लौटाना है। मालिक नहीं हो भाई आप कंपनी के, जैसे नॉर्मली कंपनी बाजार से लोन लेती है उसी हिसाब से जनता से लोन, तो डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक लोन इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, लोन इंस्ट्रूमेंट, जिसको इशू करके कंपनी की तरफ से जनता से लोन अपील करती है। तो बताओ हम जब बाजार से लोन लेते हैं तो मालिक बनते हैं, कुछ सोचिए देखो अपने घर पे, भाई मेरे घर वालों ने बहुत लोन लिए भाई, मकान को लेके, प्रॉपर्टी को लेके खूब लोन लिए, तो लोन लेने के बाद हम ये थोड़ी ना कहते हैं वाह भाई वाह 50 लाख का लोन ले लिया मालिक बन गए, नहीं भाई तलवार लटक जाती है तुम्हें लायबिलिटी के नाम से कि हमने इनको पैसा, सपोज 50 लाख का लोन लिया मेरी फैमिली ने और उसकी टर्म पेमेंट थी 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद सिर्फ 50 लाख दिया होगा कि उससे पहले छोटे-छोटे टर्म्स में मैंने इंटरेस्ट भी पे करा होगा। साफ दिख गया सर आप उस कंपनी के मालिक नहीं बने, कंपनी ने तो आपको क्या माना, आपने किसी से कर्जा लिया, अब आप उनका कर्जा, उसी हिसाब से कंपनी डिबेंचर के नाम से जनता के बीच में इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर देती है डिबेंचर्स के नाम से, और लोग पैसा लिया कर देते हैं, लेकिन कंपनी कहती है आप मालिक नहीं है, आप हमारे लिए किसके समान नहीं है, बिल्कुल आप हमारे लिए, हम ये कह रहे हैं कि कंपनी क्रेडिटर्स का मतलब है कंपनी कह रही है हम यही मान रहे हैं हमने आपसे क्या दी है, इसलिए कंपनी कहती है कि आपके ऊपर हमारी क्या है, हमने आपको कमा के पैसा दे रहे हैं, किस नाम से बताओ, तो लायबिलिटी किस नाम से, डिबेंचर होल्डर को कंपनी किस नाम से पैसा देगी, कभी ना कभी तो वो फुल पेमेंट कर देगी। हम बाजार से मैंने 50 लाख का लोन ले लिया तो मैं जिंदगी में क्या करूं, ब्याज ही देते रहता हूं, ऐसा होगा कभी ना कभी तो मेरे को मूल भी चुकाना, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो कभी ना कभी तो मुझे क्या चुकाना पड़ेगा, प्रिंसिपल मतलब समझ गए, मूल पैसा लिख भी देते हैं अभी एग्जांपल के हिसाब से 50 लाख, बकर बीच में मेरे को उसके अगेंस्ट क्या पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के कंपनी अपना क्या चुकाती है किस से, किसकी तरफ, किससे लोन लिया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, पूरे लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर है। तो सर ये तो समझ में आ गया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भाई साहब एंड एनजी, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में बहुत भारी फर्क है। सर कॉमन बातें भी थी, दोनों किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों को रिटर्न मिलती है। सर अब एक सवाल आता है, शेयर होल्डर, पहली बात शेयर होल्डर को रिटर्न के नाम से, रिटर्न मतलब उसकी कमाई बदले में, शेयर होल्डर को पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में, रिटर्न का मतलब है बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। तो सर इन भाई साहब को नॉर्मली क्या मिलता है, इनको मिलता है डिबेंचर होल्डर की रिटर्न का नाम विल गेट रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, shareholder will get dividend and debenture holder will get interest। सर कितने पीरियड में, वो अलग अलग पीरियड्स डिफाइन, 3 महीने 6 महीने, टर्म्स एंड कंडीशंस तो हर जगह पे अलग अलग होती है, ये बात तो क्लियर है, मगर पे तो करना पड़ता है कंपनी को। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। दोबारा बोल दूंगा एक बार, रिवाइज दूंगा फिर से।
डिवेंचर होल्डर कंपनी के अंदर जब पैसा लगाता है तो कंपनी का मालिक नहीं बनता, क्या बनता है? कंपनी मानती है भाई साहब हमने तो जनधन से पैसा लिया है, वो लोन है हमारा, क्लियर है? शेयर होल्डर लेकिन पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी का क्या बनता है? ये बात ठीक है। मालिक, अच्छा मैं कोई नई बात कहने वाला हूं, कंपनी के अंदर जब मालिक ने पैसा लगाया, मालिक मतलब कौन? उसे मुनाफा, उसे रिटर्न सर तभी मिलेगी जब कंपनी को फायदा होगा, नुकसान होगा कि दोनों? पहले बताओ। मेरे को शेयर, मैं कंपनी भाई, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, मैं तुम्हें डिविडेंड कब दूंगा? पक्का? देवी कहते सर सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी हम आपसे मांग सकते हैं, हम आपसे पैसा नहीं दो। हाँ, मालिक का तो यही होता है। अपने आप को नॉर्मली कंपनी का शेयर होल्डर मत सोचो, एक दुकानदार सोचो अपने आप को। मुनाफा होता है, दुकान कमाती है तभी घर पे पैसा लेके जाते हो कि वैसे भी ले जाते हो? तो भाई शेयर होल्डर भी तो कंपनी का मालिक ही है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं होगा तो देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। ये बात क्लियर है? मगर आओ दूसरी जगह पर। लेकिन सर अगर मैं डिवेंचर होल्डर की बात करूं तो वो तो बॉस किसकी तरह है? मैंने 50 लाख का लोन ले लिया और मैंने लोन वाले को बोला, मैंने बोला यार अभी समझा करो दिवाली आ रही है, दीदी को 2 फोन गिफ्ट करने हैं दोनों बहनों को, जीजू का बर्थडे आ रहा है उन्हें भी गिफ्ट देना है, और मेरा खुद का बर्थडे आ रहा है, भाई कम से कम 50 हजार का खर्चा है, प्लीज जरा समझो यार। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, निपटा लो अपने खर्चे। ऐसा तो नहीं है यार, बच्चों की फीस रह गई नमित के भी तो दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं सर छोड़ो जरा। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा? समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? डिवेंचर होल्डर के ऊपर तो कंपनी की फिक्स्ड लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? इसका मतलब सर मुनाफा हो चाहे मुनाफा, ये पेमेंट तो लोन के नाम से डिवेंचर होल्डर को तो कंपनी को पेमेंट पैसे पे करते ही पड़ेंगे। मतलब डिवेंचर होल्डर को कंपनी चुकाती है पैसा, चाहे कंपनी कमाए चाहे कंपनी ना कमाए, लेकिन शेयर होल्डर को पैसा तभी मिलता है जब कंपनी मुनाफा कमा रही होगी। इस बात को कुछ और कहते हैं, कहते कुछ और है, वो जब तुम्हें अभी लिख लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क है, अच्छा खासा फर्क है डिवेंचर होल्डर और इसमें शेयर होल्डर में, या कह सकते हो डिवेंचर्स में और शेयर्स में। भाई देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी बातें इनमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो दोबारा से एक बार समझा देता हूं भाई, दोबारा से देख लो एक बार फटाफट से। शेयर होल्डर के नीचे लिखा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और डिवेंचर होल्डर के नीचे लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस बात का ये मतलब है कि शेयर होल्डर को चाहे तो नहीं, चाहे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब डिविडेंड मिलता है जब कंपनी क्या कमाती है। इसका मतलब इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तब शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो अपना लॉस पे कहता है कि लॉस अगर होगा तो हम मेरे को पैसा मत देना, प्रॉफिट तक का मैं इंतजार करूंगा तब मेरे को सारा पैसा फिर देना। तो रिस्क कौन ज्यादा ले रहा है? तो रिटर्न भी इसकी क्या है? ज्यादा। डिवेंचर होल्डर में हमने लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसका मतलब है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट कब होगी? जब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कुछ भी, चाहे कंपनी को मुनाफा हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी उसे एश्योर करती है, प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि बॉस तेरे को हम फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, तू उसकी चिंता छोड़ दे कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है कंपनी को लॉस हो रहा है, तू सेफ है। अब क्योंकि तू सेफ है इसलिए तेरी रिटर्न परसेंटेज क्या है? कम, तो वो कम देंगे क्योंकि तेरे को लॉस के वक्त हमें देना पड़ेगा, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसलिए जैसे सारे खर्चे पहले प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, उसी तरीके कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट भी पहले ही चार्ज कर लेगी खर्चे की तरह। उसके बाद फिर प्रॉफिट बचे शेयर होल्डर के लिए तो उसे मिल जाएगा, और नहीं बचेंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट डिवेंचर होल्डर को किसकी पेमेंट हो जाएगी? तो देखो तो बिल्कुल ये सारे बेसिक्स के पहले दिन हम लोग बेसिक्स ही कवर करते हैं। अब जरा फटाफट से दोबारा बता दो कुछ मेन फर्क। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर कहता है मुझे कमा के क्या मिलेगा, मुझे कंपनी क्या देगी? कंपनी कहती है हम तुझे डिविडेंड देंगे, तो उसकी रिटर्न का नाम क्या है? डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर कहता है मैं भी तो तुम्हारी कंपनी में पैसे लगा रहा हूं, मुझे क्या दोगे? इंटरेस्ट देंगे। पॉइंट नंबर 3, शेयर होल्डर के केस में बात आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब नहीं
शेयर होल्डर के केस में बात आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो डिविडेंड की पेमेंट होगी, नहीं तो कोई पेमेंट नहीं होगी। बट डिवेंचर होल्डर को कहा जाता है बॉस को चिंता मत करो, हम तेरे को कम देंगे लेकिन पक्का वादा करते हैं कि देंगे जरूर, चाहे फिर प्रॉफिट हो चाहे फिर लॉस हो। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आप लोग बताओ जरा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा टेक्निकल पे बात करता हूँ। आप लोगों को कभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसके अंदर आप लोगों को लग रहा है कि करनी चाहिए? देखो ये तो तुमको सोचता आज स्टूडेंट होना भाई, आज से 7 साल बाद 10 साल बाद फील्ड में तो नहीं सबने आना चाहिए, मैं गया तो कभी ना कभी तो ऐसा भी होता है। तो कहाँ तो तुम्हें मन करता है लगाने का, सोचा है शेयर्स में? किस चीज का फायदा लग रहा है शेयर के केस में? तुम्हें लग रहा है कि शेयर में पैसा लगाएगा तो जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, डिविडेंड की परसेंटेज भी उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग डिवेंचर होल्डर्स हो तो तुम्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलेगा, चाहे कंपनी फिर करोड़ों रुपया कमाए। तुम्हें कंपनी कहेगी भाई साहब 8% का प्रॉमिस करा था ना, ये पेमेंट पकड़ो, दफा हो जाओ, उल्टे हो जाओ, वो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर फटाफट से कुछ बातें। अब बिल्कुल मैंने पहले कहा था जिसको शेयर्स टॉपिक समझ में आ गया, डिवेंचर्स बिल्कुल कंपैरेटिवली उसी से रिलेटेड है। अब देखना कैसे। कंपनी ने क्या इशू करे, कंपनी ने क्या इशू करे, याद आ रही होंगी शेयर के लिए भी 2 एंट्रीज होती थी, 2 तरीके से कंपनी शेयर के अगेंस्ट पैसा मंगाती थी, पता भी होगी भाई, मैं लिख देता हूं। पहला मंगाती थी इकट्ठा और दूसरा मंगाती थी इंस्टॉलमेंट्स। पहला लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट्स। यही है लमसम में। जरा फटाफट से एंट्री बता दो, फटाफट से बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड हाँ सॉरी एंड अलॉटमेंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू। सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। देखो जानबूझ के हमेशा जब से मैं टॉपिक कर रहा हूँ बार बार इन दोनों को इकट्ठे लिख देता हूँ, पूरी तरीके से इनके बीच में क्या है रिलेशन है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये भी पक्का है कि अच्छा यहाँ से इसकी एंट्री नहीं लिख रहा, मैं सीधे किसकी एंट्री लिखूंगा फिर से? ये बताओ अभी भी तो पैसा ही आ रहा है, मगर किस नाम से आ रहा है? शेयर्स के नाम से कि डिवेंचर के नाम से? यहाँ पर हम लोगों ने शेयर कैपिटल वर्ड लिखते हैं, हम लोग कैपिटल वर्ड बॉस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि तू हमारी पूंजी का हिस्सेदार, कुलदीप तू हमारी पूंजी का हिस्सेदार, इसका मतलब तो कंपनी का क्या मालिक। लेकिन यहाँ तो हम कुलदीप को क्या कह रहे हैं, बॉस मालिक नहीं है। तो क्या मैं डिवेंचर कैपिटल वर्ड लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये बताओ बस, क्या लिखने में अलग बात है। क्या मैं डिवेंचर कैपिटल वर्ड लिखूं कि नहीं लिखूं? कैपिटल मत लिखो सर, कैपिटल तो तब लिखा जाता है जब हम उस बंदे को अपनी कंपनी का क्या बनाते हैं, मालिक। यहाँ पर मालिक तो बताओ सर फटाफट से एंट्री होगी बिल्कुल इजी। अपना बताओ पहले डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन बढ़िया साउंड में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर कैपिटल, टू डिवेंचर कैपिटल नहीं, ठीक है जी। सिर्फ डिवेंचर वर्ड आया, चेंजिंग एंट्री कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि कोई कैपिटल की यहाँ पर बात ही नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं, कंपनी का मालिक ही नहीं है। कैपिटल वर्ड तो सर वहां आता था जहां पर हम उसे कंपनी का क्या बनाते थे, तो मालिक तो बनता था कौन? ये तो वैसे पैसा तो डिवेंचर होल्डर है, ये तो कंपनी के क्या है एंट्री। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी है भाई, यहाँ पर बस नाम बदले हैं और नाम बदलने के पीछे भी लॉजिक बता दी। मालिक है तो कैपिटल, मालिक नहीं है तो जिस नाम से पैसा दिया उस नाम से दिखा दिया उसे, पता क्लियर है? देख लो मुझे कहीं ना कहीं शेयर्स और डिवेंचर्स को रिलेट करते हुए लमसम लिखना, इंस्टॉलमेंट कर देना भाई, मैं इंस्टॉलमेंट अभी मिटा के बताऊंगा। दो मिनट के अंदर लिखो भाई।
लिख लिया। फिर अब जरा बताओ फटाफट से, कंपनी शेयर्स किस किस प्राइस पर इशू करती थी? दो पर ही करती थी, पार पर और प्रीमियम। लेकिन भाई डिबेंचर कंपनी इशू करती है तीनों पर। पहले भी याद करो, जब मैंने तुम्हारा शेयर स्टार्ट कराया था, मैंने बताया कि कंपनी पहले भी शेयर्स भी कितने पर इशू कर सकती थी। मैंने लिखवाया भी था, फिर कटवाया था, याद होगा शायद, पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। फिर मैंने कहा था डिस्काउंट अब नहीं है भाई। डिवेंचर के केस में अभी भी तीनों है। कौन कौन से? इसका मतलब कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। देखो भाई, तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक ही एंट्री है जो नहीं है। कौन सी वाली? डिस्काउंट वाली। तो डिवेंचर कैन बी इशूड, मतलब डिवेंचर जो इशू होते हैं किस किस रेट पर हो सकते हैं? पहला एट पार, ये तो बड़ी बेसिक बात है, मैं लिख देता हूँ। सेकंड है डिस्काउंट, बदलती हुई चीज हमारे लिए यही है भाई, 10 की चीज। और तीसरी प्रीमियम, मतलब 10 की चीज, ठीक है जी, 10 इक्वल्स टू 12, ये ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है। अगर मैं इसकी एंट्री पूछूंगा तो इसकी एंट्री गारंटी और इसकी एंट्री तुम लोग बिल्कुल सही बोल दोगे, ठीक है। अभी देखते हैं जरा फटाफट। अभी तो एक एंट्री में करी थी लमसम में, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। तो अल्टीमेटली किसकी एंट्री थी? ये सबको क्लियर लिख भी देते हैं फटाफट से। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स 10 10 10 सॉर्टेड। अंदर कोई डाउट है? उसके बाद 10 ये यहाँ इसको भी यार हम 2 मिनट के लिए गैप देते हैं। जरा फटाफट से नाम बताओ अपने आप। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना है? तो बाद में लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, अभी लिखते हैं कुछ और। 12 लिख दूं, 10 लिखूं? 12 ना बताओ फटाफट से। डेबिट कितना? 12 डिवेंचर्स कितना लिखूं? 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना भाई? देखा, मैंने कहा था भाई ये दोनों में तो मेरे को कुछ हेल्प नहीं करनी। एक्चुअली यहाँ पर भी इतनी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस कोई लगा दे। दोबारा बोलता हूँ, हिंट दे देता भाई। प्रीमियम कंपनी के लिए अलग से कैपिटल गेन है, ये गेन है क्योंकि सुपर इनकम है। तो इनकम क्या होती है? तभी तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को भाई कहाँ दिखा रहे थे, ठीक है जी। फायदा क्रेडिट होता है सर, पार तो न्यूट्रल चीज है, देयर विल बी नो लॉस और नो इनकम, अलग से कुछ भी फायदा नुकसान नहीं है। बट डिस्काउंट के केस में 10 वाली चीज कितने में जा रही है? तो साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर 2 रुपए से कंपनी को लॉसेस विल बी। अब कौन सा ट्राई करना चाहे कर सकते हो आराम से, नाम में गलती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंसेप्ट बताओ जरा। पहली एंट्री बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 10 और 10 कैसे कितना आ रहा है 10 के लिए? पता? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? डिस्काउंट। अब जरा 2 मिनट के लिए सुनो, इसका नाम क्या होगा? उस नाम बताना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ध्यान से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज अ लॉस एंड thus it will be debited। तभी तो मैंने कितना रुपए से सर बात की टू कितना लॉस? कोई दिक्कत कर रही है तो बताओ। मैंने कहा था भाई बिल्कुल शेयर से मिलता जुलता है। एक्चुअली मेरी मेहनत अब कम लग रही है, जब से मैं इंटरेस्ट पे आया हूँ पिछले 10 मिनट से, तो मैंने कुछ समझाया नहीं है, उससे पहले एक बार बताना पड़ा। अभी वैसे रिडम्पशन वगैरह आएगी सर, रिडम्पशन का भी मैंने मतलब बताया था। जैसे कंपनी, जैसे बाजार से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो भाई लोन का अमाउंट चुकाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको कहते हैं। तो डिबेंचर के नाम से भी जब कंपनी यहाँ पर लोगों से क्या मंगाया पैसा, तो कंपनी ने टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट तो कर दी है, लेकिन कुछ कंपनीज कहते हैं कि हमने आपसे जो डिबेंचर के नाम का एक मुश्त पैसा लिया था, इकट्ठा जो आपसे पैसा लिया था 10 लाख, ज्यादा हो गया 2 लाख रुपए जो आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे डिबेंचर्स के नाम से, तो वो 2 लाख रुपए भी हम आपको 5 साल के बाद पे कर देंगे। इसका मतलब कंपनी उसे क्या बोलती है? उसे कहती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब और कुछ नहीं है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जैसे इसको अगर मैं और आसान करना चाहूँ तो रीपेमेंट ऑफ लोन। कंपनी ने लोन लिया, अब उसे क्या कर रही है? रीपे कर रही है, चुका रही है। वो दिक्कत बताओ।
अब बताओ शेयर्स इशू होते थे किसके हिसाब से? शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, याद हो गया। और दूसरा फिर अदर देन कैश। पहले केस में कंपनी शेयर्स में क्या कहती थी कि हमसे ले लो शेयर्स फिर हमें क्या दे दो, कैश। और दूसरे केस में हमसे ले लो शेयर्स और हमें दे दो अदर देन कैश। हमें कैश का बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें कैश के अलावा बेनिफिट चाहिए। उसके वजह से आपको देंगे तो क्या इशू तो क्या करेंगे, शेयर्स ही। यहाँ पर सेम बात आ रही है कि यहाँ पर भी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है अदर देन। तो इसका अपना टॉपिक का नाम यही हो गया था कहना कि डिबेंचर्स कैन आल्सो बी इशूड फॉर टू रीजंस। कौन कौन से? फॉर कैश और दूसरा सिग्नेचर। अदर देन कैश के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, क्या चीजें खरीदते हैं हम? या तो असेट्स खरीद लेते हैं बिजनेस के लिए, कंपनी अपने लिए असेट्स खरीद लेती है, और कुछ और देगा पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बिजनेस परचेज नाम ही था इसका, बिजनेस। ठीक है जी, बिल्कुल इजी बात है। फॉर कैश वाला टॉपिक तो लगभग हमने अभी समझ लिया। ये बचे भाई, ठीक है। अब मुझे अगर एसेट्स खरीदने, कंपनी को अगर एसेट्स खरीदने, अच्छा अगर कैश में पेमेंट कर दे तो सर ये बेकार की बात हमें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। अगर कैश में पेमेंट कर दी तो ये टॉपिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी कोई भी सामान किसमें खरीद रही होगी, उधार में खरीद रही होगी। मैं कह रहा हूँ कैश में अगर खरीद रही होती तो क्या करती, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डिवेंचर देने की कोई बारी आती नहीं। डिवेंचर को दे ही क्यों रही है कि कंपनी को क्या नहीं है, कैश नहीं है, तभी तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है जनता के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उधार में की कैश में, उधार में। बिजनेस भी खरीदेगी तो उधार में, और एसेट्स भी खरीदेगी तो उधार में। अब फटाफट से जरा बताओ कि खरीदी भाई कैश में नहीं, सॉरी क्रेडिट में खरीद लिया आपने फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी खरीद ली है, तो मतलब टॉपिक का नाम क्या, अदर देन कैश, अदर देन कैश। बताओ जरा, परचेज ऑफ किस बेसिस पर, ऑन फिक्स्ड, खरीदा कौन से बेसिस पर, एंट्री फिक्स्ड एसेट डेबिट टू पेमेंट नहीं करी, यही मतलब है। फिक्स्ड एसेट डेबिट टू कैश होगा, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट खरीद दिया और क्या दे दिया सर, यहाँ पर कॉमन बात है कि फिक्स्ड एसेट तो खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, लायबिलिटी बढ़ गई किस नाम से, टू सप्लायर या ये बिजनेस के लिए क्या है, और ये बिजनेस के लिए किस हिसाब से। ठीक है जी, पहली एंट्री। सेकंड में भी अलग अलग बातें कल्याण लिख लेते हैं। दूसरी अब वेंडर को पेमेंट करनी है, कैश नहीं देना भाई मैं, इस केस में मैं मान रहा हूं कि मैं कुछ भी कैश की पेमेंट नहीं कर रहा, सारी पेमेंट किसके थ्रू, मतलब मैं वेंडर को पेमेंट में कैश नहीं दे रहा, मैं वेंडर को पेमेंट के रूप में क्या दे रहा हूं, डिवेंचर इशू कर रहा हूं। तो ये तो पक्का सर लायबिलिटी निपटा रहे हो आप अपनी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, अब आप पे कर रहे हो तो लायबिलिटी, तो ये तो पक्का है कि सर वेंडर को कहां लिखो, वेंडर हो गया डेबिट, क्योंकि सर बोझ हो गया। ठीक है, टू कैश लिख दो सर, कैश मत लिखो सर, टू क्या इशू करें, टू डिवेंचर कैपिटल। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल इजी है। एग्जांपल ले लेंगे 100 और 100, ये इसमें मैं इसका पहला पार्ट मान रहा हूँ। जब पेमेंट, सारी पेमेंट किसने करी है, दूसरा के समझ गए होंगे शायद, अगर पुरानी बात याद है तो। एक और हमने बात सीखी थी यहीं पर कि भाई हम लोग डिवेंचर होल्डर, सॉरी वेंडर को पेमेंट डिवेंचर के साथ साथ कुछ किसमें भी कर सकते हैं। कंपनी कह रही है जो है मेरे पास कुछ नगद पड़ा हुआ है, कुछ कैश चाहिए, मैंने बोला यार कैश तो हमेशा चाहिए हमें, दे दे कुछ दे दे। 100 रुपए की जगह वो कह रहा है यार 20 रुपए दे दिया कैश, मैं चल 20 दे दिया, इसका मतलब वो 20 की पेमेंट मेरे को निपटा रहा है कैश में, और लेकिन बाकी 80 की पेमेंट किसमें निपटा रहा है, तो ये वही वाली बात है। यहाँ सारी पेमेंट किसके थ्रू हुई है इस केस में, डिवेंचर्स। ठीक है जी,
लेकिन सर यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो बाइफरकेट करके, 80 दे रहे हो डिबेंचर्स के नाम से और बाकी 20 दे रहे हो कैश के नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी एंट्री। वेंडर की तो लायबिलिटी तो खत्म हुई नहीं है, वेंडर तो डेबिट ही होगा सर, बर्डन तो कम है, कितना रुपए से बर्डन कम है, 2 दे दो सर, उससे क्या कुछ नगद दे रहे हैं कितने का, 2 डिबेंचर्स दे रहे हो 80 के, बात खत्म हो गई। ये पेमेंट को कैसे लिख सकते हैं, पेमेंट कैसे हो रही है, कुछ हो रही है डिबेंचर के नाम से प्लस कुछ हो रही है डिबेंचर के नाम से 80, कैश के नाम से, तो यहाँ पर पूरी कितनी तो दिक्कत है तो बताओ भाई, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत हो सकती है, एकदम। एक और टॉपिक, इसी में टॉपिक एक बचा है, हम लोगों ने एक और चीज भी निकालनी सीखी थी इस टॉपिक में कि कितने, याद करो अगर मैं शेयर्स के वापस आऊं तो शेयर में भी ये होता है कि सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, तो शेयर्स को भी इशू निकालते थे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि वेंडर को पेमेंट तो करनी है और करनी भी डिबेंचर्स में है, तो सर ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हमें उसे इशू करने पड़ेंगे। टॉपिक का नाम यही है, टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी, कंपनी को कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या करने पड़ेंगे, तो भाई बिल्कुल आसान बात है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल परचेज कंसीडरेशन, इसका मतलब कितने रुपए की हमारी लायबिलिटी है, हमने उसे कितने रुपए उस चीज के अगेंस्ट देने हैं, अपॉन वेरी गुड भाई, फेस वैल्यू नहीं इशू पे, मतलब हम अपनी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो उसे कितने का डिबेंचर देना है, आगे तो उसे उतने अमाउंट से पैसा जा रहे हैं, हमारे पास 10 की चीज थी हम 12 की दे रहे हैं, तो हम उसे 10 की दे रहे हैं कि हम उसे 12 की पेमेंट कर रहे हैं, नहीं यार हमारे पास, मेरे पास मार्केट 10 का है, मेरे को 10 का पड़े, लेकिन मैं तुम्हें भी 12 रुपए का दे रहा हूँ, तो मेरे लिए तुम्हारे हिसाब से ट्रांजेक्शन किस नाम से रिकॉर्ड करूँ, 10 के नाम से कि 12 के नाम से, तो वैसे ही मैं जब मैं वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ डिबेंचर्स के नाम से, तो मैं उसे जितने पर दे रहा हूँ चीज मैं उस पर रिकॉर्ड करूंगा, मैं अपनी फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड, इसीलिए यहाँ पर सर फेस वैल्यू वर्ड नहीं आता, कौन सा वर्ड आया, तो लिख दें हम इशू प्राइस, इशू राइट। थोड़ा सा एग्जांपल बना लेते हैं, मान लो हमने असेट खरीद लिया 1 लाख रुपए का, तो परचेज कंसीडरेशन कितनी होगी, 1 लाख का सामान खरीदा, और आसान कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 8 वाला डिबेंचर, कितने वाला डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू थी 8, उसी इशू कर रहे हैं, बिल्कुल भाई मेरे मैथ्स होने के बावजूद मैं ऐसे करता हूँ, कुछ नहीं होता, 8 वाली चीज कितने में, 10 में, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड कितने, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई। बस एक छोटा सा काम करते हैं, अगर सब इसको समझ में आ गई भाई फटाफट बोलो, समझ में आ गई। अब जब ये वाला काम करोगे ना, एंट्रीज लिखोगे, बस इस एंट्री में यही मान के चलना कि आप लोगों ने सामान कितने का खरीदा, 100 का नहीं खरीदा, कितने का खरीदा, 1 लाख का, तब फिर यार बात मेरे को समझ आएगी, तुम्हें समझ आ गई, समझ में क्या करने के लिए या एंट्री करोगे फिक्स असेट डेबिट टू वेंडर 1 लाख रुपए से, उसके बाद वेंडर टू डिबेंचर जब करोगे, कैश वाले में मत करना है, कैश वाले को सिर्फ लिखना, अमाउंट मत लिखना, जहां जब पेमेंट करोगे ना वेंडर को, तो डिबेंचर के ब्रैकेट में क्या आएगा बता सकते हो, अभी बता दो मेरे को, अभी क्लियर हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करोगे, एक का दाम कितना है, अपने आप कितने की पेमेंट हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूं भाई, पक्का हो जाएगा।